हेलो स्टूडेंट्स, हम जो क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने देखा था कि क्लासिफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है एलिमेंट्स को, और हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखी थी अलग अलग साइंटिस्ट के। और लास्ट जो हमने देखा था क्लासिफिकेशन, वो हमारा मेंडलीव चल रहा था। मैंने कहा था इसमें हम आगे कुछ पार्ट देखेंगे मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का। अब हम उसमें उसके कुछ फीचर्स देखते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कि इसकी जो टेबल थी उसके क्या तो कुछ फीचर्स थे या फिर उसकी क्या हाइलाइट्स थी, हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, दिस टेबल कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। देखो क्या होता है, इसके जो टेबल बनाई थी इन्होंने, क्या करा, क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, और क्या करा, एक टेबल के टैबुलर फॉर्म में क्या करा, प्रेजेंट किया था एलिमेंट्स को, ठीक है। उसमें जो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स थे, मतलब कि ऊपर से नीचे वाले कुछ कॉलम्स थे उस टेबल में, जिसको क्या कहा गया था, जिसको कहा गया था ग्रुप्स, ठीक है। और क्या थे वो, 8 थे, ठीक है। कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे। और 6 हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ऐसे लेफ्ट टू राइट कुछ रोज थी, उनको क्या कहा गया था, पीरियड्स कहा गया था। देखो जैसे कि इसमें दिखाया गया, ठीक है। जो पीरियड्स है वो कैसे, ऐसे इस तरीके से, और कितने हैं, 6 हैं। यहाँ 6 लिख रहा है और स्टार्टिंग में फर्स्ट है, ठीक है। और जो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स में है, ठीक है, टॉप टू बॉटम, वो कितने हैं, 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। इन्होंने जितने इनके पास एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, उनको कैसे फॉर्म किया था, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जिसमें क्या थी, 8 वर्टिकल रोज थी, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, और हॉरिजॉन्टल रोज थी कितनी, 6, ठीक है। अब दूसरा हाईलाइट क्या है, इट कंटेन्स गैप फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। यहाँ वहां पर क्या आता है कि गैप छोड़ दिया था उन्होंने। जैसे मान लो यहाँ से वो ऐसे लिखते जा रहे हैं अपने सारे, मतलब कि एलिमेंट्स को रखते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसा हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो क्या हुआ, कोई एलिमेंट मान लो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ, क्योंकि 63 एलिमेंट्स ही थे उस डेट तक, और आज क्या है 118। तो जो कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उस जगह पर जैसे 1 2 मान लो 3 डिस्कवर नहीं हुआ, तो इन लोगों ने गैप, इन्होंने गैप छोड़ दिया था, फिर 4 लिखा था, ठीक है। अब इनने गैप भी कैसे छोड़ा था, ही नेम सच एलिमेंट्स बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल, ठीक है। क्या किया था, एक उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया था और संस्कृत न्यूमरल की तरह लगाया था, ठीक है। जैसे कि एका 1, एका मतलब क्या है 1, द्वि मतलब क्या है, द्वि मतलब क्या है 2, और 3 मतलब क्या है 3, ठीक है। इस टाइप के प्रीफिक्स लगा दिए थे, जैसे कि टू द नेम प्रीसीडिंग सिमिलर एनालॉग, ठीक है। उस नाम के आगे जो से सिमिलर मिल रहा है, जिसके आगे ये आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको लगा दिया गया था। जैसे आता कि इन्होंने जैसे जिसका भी नहीं नाम पता था हमको, एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुआ था, उसको तो क्या कर दिया था, स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है, गैप छोड़ दिया था। और उसका नाम कैसे करा था, जो ऑलरेडी नोन एलिमेंट है, ठीक है, जो पहले से नोन एलिमेंट है, उसके आगे एक संस्कृत न्यूमरल लगा के क्या करा, उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया। वो प्रीफिक्स भी कैसा था, संस्कृत न्यूमरल था, ठीक है। तो क्या किया था, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि उन्होंने कर दिया था एका बोरोन, ठीक है। एका बोरोन किसके लिए किया था, क्योंकि तब तक स्कैंडियम डिस्कवर्ड नहीं था, तब तक स्कैंडियम नहीं था, ठीक है। तो स्कैंडियम के लिए उन्होंने क्या लिखा था, एका बोरोन, ठीक है। इसी तरीके से एका एल्यूमिनियम फॉर गैलियम एंड एका सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम, ठीक है। ऐसे इन लोगों ने नाम रखा था कि प्रीवियसली जो ऑलरेडी नोन एलिमेंट्स थे, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो आगे डिस्कवर होंगे, जैसे कि आगे स्कैंडियम डिस्कवर होता, उसके लिए इन्होंने क्या नाम दे दिया था, एका बोरोन, और बोरोन इनके पास ऑलरेडी था डिस्कवर्ड, ठीक है। नाउ दूसरा क्या हाईलाइट है, ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स दैट वर नॉट नोन एट दैट टाइम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि कुछ जो एलिमेंट्स थे जो उस टाइम तक नहीं डिस्कवर्ड थे, जैसे हमने बात कर ली कि सारे एलिमेंट्स इनके टाइम तक डिस्कवर नहीं थे, कितने थे, सिर्फ 63 थे। जो जो डिस्कवर नहीं हुए थे, इनने क्या करा था, उसको गैप छोड़ा था, साथ में उसको नाम भी दिया था प्रीफिक्स लगा के। तीसरी चीज इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उसका एटॉमिक मास और उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत प्रिडिक्ट कर ली थी, कि जो एलिमेंट इस जगह पर आएगा, जो फ्यूचर में इस जगह पर डिस्कवर होके आएगा, पीरियोडिक टेबल में जहां लगेगा उनकी में, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। ये उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था। जैसे कि एलिमेंट कौन कौन से, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है, जो इनके टाइम पर नहीं थे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। जब हमने डिस्कवर किया तो हमने देखी कुछ प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज सिमिलर थी कि जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने सोचा था कि इस जगह पर जो एलिमेंट आएगा उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और हमने जो अब डिस्कवर किया उसकी वही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इनका प्रिडिक्शन क्या था, सही था, कि इन्होंने जिस एलिमेंट के लिए गैप छोड़ा था, क्या छोड़ा था, गैप छोड़ा था,
जहां पर इन्हें गैप छोड़ा था, जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं था जो एलिमेंट, उसके लिए इन्हें जो प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्शन इन्हें किया था कि यहाँ इसके पास ये प्रॉपर्टी होगी, वो एक्चुअली में थी। ठीक है ना। In order to group the elements having similar properties together at some places, Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. देखो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी है। मतलब कि एटॉमिक मास कैसे इंक्रीज हो रही है, जैसे 1 ग्राम वाला एज्यूम करो, 1 ग्राम वाला पहले आएगा और 10 ग्राम वाला पीछे आएगा। ठीक है, हमने ये देखा था। हमने ये भी देखा था कि इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी अपनी क्या बनाई है, टेबल बनाई है, अपना क्लासिफिकेशन दिया है। कैसे, उन्होंने कार्ड्स बनाए थे, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, कार्ड्स बनाए थे, उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी थी। वो भी क्या कि वो ऑक्साइड्स कैसा बनाते हैं और वो हाइड्राइड्स कैसा बनाते हैं, मतलब कि ऑक्साइड जैसे RO बनाते हैं या फिर R2O बनाते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्राइड्स RH बनाते हैं, RH3 बनाते हैं। इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, वो ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो अब इनके पास दो चीजें थी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, एक एटॉमिक मास, जिसपे इन्होंने क्या करी थी, अपनी टेबल बनाई थी। अब इन्होंने क्या देखा कि जब इनको केमिकल प्रॉपर्टीज से भी रखना था, अब जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है जिसका 12 ग्राम क्या है, एटॉमिक मास है, तो वो इससे तो क्या आना चाहिए, बाद में आना चाहिए 10 ग्राम से, अकॉर्डिंग टू अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जो 8 ग्राम वाला है ना, उसकी प्रॉपर्टी और 12 ग्राम वाले की प्रॉपर्टी सेम हो रही है। ठीक है, कि मान की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। तो इन्होंने क्या करा, 12 ग्राम के साथ 8 ग्राम को रख दिया और 10 से पहले रख दिया, मतलब 8 ग्राम 10 से पहले आ रहा होगा, इन्होंने 12 को 10 से पहले रख दिया। मतलब जिसका एटॉमिक मास बड़ा है उसको छोटे वाले से पहले रख दिया। क्यों, प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी 12 की प्रॉपर्टी 8 से मैच कर रही थी, इसीलिए क्या करा, 12 वाले को 10 से पहले रख दिया। हम एज्यूम कर रहे हैं इतना इतना, ऐसा नहीं था 12 वाले को एग्जैक्टली इन्होंने ऐसे करा था, नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए जिसका एटॉमिक मास बड़ा है ना, उसको क्या कर दिया था, छोटे वाले से पहले रख दिया था। जैसे कि देखो यहाँ लिख रहा है, element with a slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass। ठीक है, जिसका लो है उससे पहले बड़े वाले को रख दिया था। ओके, नाउ क्या होता है, now with the help of this table Mendeleev corrected the atomic masses of some elements। जैसे कि बेरिलियम, बेरिलियम का इन्होंने क्या किया था, जो पहले 13 एटॉमिक मास नोन था, ठीक है, इनके टाइम तक क्या था, 13 था बेरिलियम का एटॉमिक मास, इन्होंने उसको चेंज किया और क्या बताया, इसका एटॉमिक मास 9 होता है, जो कि सही होता है। तो इन्होंने क्या करे थे, कुछ एटॉमिक मास को भी करेक्ट किए थे जो इनके टाइम तक गलत थे। ठीक है, गलत ही बताए गए थे ना। अब इनके क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशंस भी थी। हमने हाइलाइट्स देख लिया, हमने देख लिया कि उन्होंने कैसे अरेंज करा था, हमने देख लिया कि उनके टेबल में एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, कैसे कैसे अरेंज है जितने भी एलिमेंट्स है। अब हम देखेंगे कि इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, इनका भी क्लासिफिकेशन कहीं पर फेल हो रहा था, तो वो क्या थी। ठीक है, तो पहली चीज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन पे यहाँ पर बहुत बड़ा लिमिटेशन है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, लिथियम है, इनकी तरह क्या कर रहा था, कुछ प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। जैसे कि अगर ये एल्कलाई जिस तरीके से ऑक्साइड बनाते लाइक N2O बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी H2O ऐसे ही बना रहा था। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो सल्फर से जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2S बनाता है, ये लोग भी N2S ही बना रहे थे। ठीक है, हाइड्रोजन HCl बनाता है, एल्कलाई मेटल भी NaCl बनाते हैं। तो जिस तरीके से एल्कलाई मेटल दूसरे सब्सटेंसेस से, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे थे, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है या फिर हेलोजन है, ठीक है, उनसे रिएक्ट कर रहे थे, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या कर रहा था, उन एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो उनको क्या लगा कि ये एल्कलाई मेटल जैसा भी बिहेव कर रहा है। दूसरी चीज क्या आती है, हाइड्रोजन जो था वो हेलोजेंस की तरह भी रिएक्ट कर, मतलब कि एक्ट कर रहा था। कैसे एक्ट कर रहा था हेलोजेंस की तरह, कि जैसे हेलोजन जो है वो डाइमर में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें, डाइमर में, मतलब कि हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे हेलोजन को कि Cl लिख दिया हमने,
हम हमेशा Cl2 लिखते हैं, ऐसे F2 लिखते हैं, Br2 लिखते हैं, इसी तरीके से Hb2 लिखते हैं। हाइड्रोजन भी डाइमर में एग्जिस्ट करता है, दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हो, इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है एटमोस्फेयर में, नेचर में, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये हेलोजन जैसे डाइमर में रहते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन भी डाइमर में रह रहा था, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज की यहां मैच हुई। दूसरी चीज, हेलोजन जिस तरीके से मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन भी उसी तरह से मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा था। तो हमको यहाँ क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन या तो हेलोजन में आना चाहिए या फिर एल्कलाइन में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हेलोजन की तरह एक्ट भी कर रहा है और एल्कलाई की तरह भी एक्ट कर रहा है। लेकिन मेंडलीव ने क्या करा था, हाइड्रोजन को एल्कलाई में ही रख दिया था और उसकी जो प्रॉपर्टीज हेलोजन से मैच कर रही थी उसको डिस्क्राइब ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ क्या था, इनका फॉल्ट था, इनकी लिमिटेशन क्या है, डीमेरिट क्या है इनकी पीरियोडिक टेबल का, कि हाइड्रोजन को एल्कलाई के साथ रख दिया गया, उनका हाइड्रोजन के साथ रिलेशनशिप को नहीं बताया गया, ठीक है। और कुछ इनकी लिमिटेशन है वो भी देखो। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अब आइसोटोप्स की पोजीशन भी डिस्क्राइब। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका क्या होता है, मास नंबर तो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है इनका, ठीक है। तो अब जब इन्होंने एटॉमिक मास की उस पर डिफाइन किया था अपनी पूरी टेबल को, कि जैसे जैसे मास इंक्रीज होएगा एलिमेंट्स अलग 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 रख दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर आइसोटोप्स को इनने पोजीशन ही नहीं बताई। जैसे हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स मिलते हैं, ड्यूटेरियम है ना, तो उनका क्या है, उनकी पोजीशन ही नहीं बताई इन्होंने, बल्कि उनको इनकी पोजीशन बतानी थी क्योंकि उनका एटॉमिक मास भी क्या है, डिफरेंट है, बट उनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। तो इन्होंने आइसोटोप्स अपनी टेबल में, पूरी टेबल में कहीं भी प्लेस नहीं किए थे, उनकी पोजीशन बताई नहीं वो कहाँ आएंगे, बल्कि इनको बताना था क्योंकि एटॉमिक मास जब उनका डिफरेंट है, मान लो हाइड्रोजन का 1 है, उसका एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का 2 है, तो हमको हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम रखना था, पर इन्होंने उस प्लेस को नहीं बताया। ओके, नाउ थर्ड, अनसर्टेनिटी ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। एटॉमिक मासेस में क्या है, अनसर्टेनिटी, मतलब कि कभी एटॉमिक मास जो है ज्यादा वाला वो आगे आ रहा है और कम वाला पीछे आ रहा है, जैसे मैंने हमको प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था, ठीक है, कि किसी का एटॉमिक मास कम है, लेस वाला क्या आ रहा है, जिसका ज्यादा है, मोर वाले के आगे आता है नॉर्मली, तो ठीक है। बट कभी कभी जैसे मान लो दोनों की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है और ये मोर वाला इस वाले लेस के भी बीच में आ रहा है, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट का क्या है, 58.9 है एटॉमिक मास और निकिल का क्या है 58.6, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 58.7, इतना है, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है कि निकिल का कम है एटॉमिक मास, तो इसको पहले आना चाहिए था, बट पहले कौन आ रहा है, कोबाल्ट, मतलब कि इन्होंने एटॉमिक मासेस को ढंग से प्लेस नहीं किया था, जिसका ज्यादा है उसको पहले रख दिया, ठीक है, कम वाले से, ठीक है। क्यों रख दिया, क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी, इसीलिए रख दिया, पर ये लिमिटेशन है। इसी सेंस में इन्होंने और भी बहुत जगह क्या करा था, एटॉमिक मासेस जो थे उनको गलत रख दिया था। क्यों रख दिया था, क्योंकि इनको प्रॉपर्टीज मैच करनी थी और ये भूल गए थे कि इन्होंने एटॉमिक मास हैवी वाला वो पूरा अरेंजमेंट गलत कर दिया था। ओके, ना उनका एक और था अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मासेस, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या है कि हमको जैसे इन्होंने क्या करा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया था, एलिमेंट्स को प्लेस किया था, ठीक है। पर क्या था, वो रेगुलर नहीं था, वो अरेंजमेंट रेगुलर नहीं था, वो क्या था, इररेगुलर था, ठीक है। कैसे कि मतलब कि 1 के बाद 1 ग्राम है मान लो, उसके बाद डायरेक्ट 4 ग्राम आ रहा है, फिर 8 ग्राम आ रहा है, तो इस तरीके से था, ठीक है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे थे जब इनका जो ये अरेंजमेंट था एटॉमिक मासेस का, वो तो क्या होता था, थोड़ा इररेगुलर होता था, क्योंकि एक ऐसे इंटरवल से कि पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल से एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं होता, कभी तो एटॉमिक मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी जैसे डायरेक्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ डायरेक्ट 9 ग्राम आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, इररेगुलर इंक्रीज हो रहा था एटॉमिक मास इनकी टेबल में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे कि इसके बीच में क्या कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, क्या कोई एलिमेंट आएगा, और अगर आएगा तो कितने एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि कोई रेगुलर अगर अरेंजमेंट होता है, जैसे कि अगर मान लो 1 के बाद 3 आता, फिर 5 आता, उसके बाद 7 आता, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मान लो अगर इधर 15 लिखा होता तो हम यहाँ पर क्या प्रिडिक्ट कर सकते थे कि इधर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 9 आ सकता है, या 11 आ सकता है, 13 आ सकता है। हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ 3 और एलिमेंट्स आ जाएंगे। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे हम, क्योंकि यहाँ रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीमेंट हो रहा था, जैसे 1 के बाद 3, 2 का गैप,
फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि और कितने एलिमेंट्स आएंगे। बट यहाँ कैसे इंक्रीज हो रहा था कि यहाँ 3 का गैप, फिर यहाँ 4 का गैप, फिर यहाँ एक का मतलब कि एक इंक्रीज हुआ, ठीक है। इस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा था। कहां पर? इनकी टेबल में, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे चेंज नहीं हो रहा था एटॉमिक मास, इसीलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते थे कि कितने और एलिमेंट्स बीच में डिस्कवर होंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ, प्लेसिंग ऑफ हेवियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर वन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जैसे हमने पहले पढ़ लिया फीचर्स में कि इन्होंने हेवी एलिमेंट को लाइटर से पहले रख दिया था। और क्यों रखा था? कि केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, इसीलिए, ठीक है। हैवी की पहले वाले से मैच कर रही थी, जैसे कि मैंने कहा था कि 8 वाले से 12 की मैच कर रही थी, इसलिए इन्होंने 10 से पहले किसको रख दिया? 12 को रख दिया, ठीक है। अब क्योंकि इन्हें इस तरीके से रख दिया, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि इन्होंने जो एटॉमिक मास की तरीके से इनको अपनी टेबल रखनी थी, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, इन्होंने वो नहीं किया, उस रूल को फॉलो नहीं किया, और ये इनकी क्या है? लिमिटेशन है। कैसे किया था? देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, कोबाल्ट का क्या है? 58.9 एटॉमिक मास है, ठीक है। निकेल का भी क्या है? 58.62, हम कह सकते हैं कि 58.7 अप्रोक्स, इतना इसका क्या है? एटॉमिक मास है। तो कम कौन सा? निकेल का है, ऑब्वियसली 0.6 0.7 कम हो जाए 0.9 से, ठीक है। तो इनको क्या करना था? निकेल को पहले रखना था, पर इन्होंने क्या करा? कोबाल्ट के बाद में निकेल को रखा है। और ऐसा क्यों? तो ये क्या है? कोबाल्ट को निकेल के बाद में रखा, ये क्या है? इनकी लिमिटेशन है, डीमेरिट है, ठीक है। क्या है? लिमिटेशन है, या फिर हम कह सकते हैं डीमेरिट है इनके क्लासिफिकेशन की। पर इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टी थोड़ा ज्यादा मैच करती है किससे? आयरन से, इनका मानना ये था। ओके, तो हमने क्या देख लिया? डीमेरिट्स देख ली किसकी? जो इनका क्लासिफिकेशन था, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था, उसके हमने डीमेरिट्स देख ली, कुछ फीचर्स देख लिए। नाउ हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी, ठीक है। कौन से ईयर में दी थी? 1917 में दी थी, 1917 में दी थी। एक काट दो, छोटा सा काट, बोल रही हूं। कौन सी ईयर में दी थी? 1913 में इन्होंने क्या करा था? ये वाली अपना टेबल दी थी, कि इनका मानना था कि जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था, जो मेंडलीव ने अपनी टेबल दी है, उससे अलग इन्होंने एक अपनी टेबल दी थी, जिसका नाम क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज के टाइम तक भी चल रही है। किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी, 1913 में दी थी। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या था वो देखते हैं हम। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि हमने मेंडलीव के में भी देखी थी, कि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? अपनी टेबल बनाई थी, ठीक है, कि सिमिलर प्रॉपर्टीज एक साथ रहेंगी। तो इनका मानना क्या था? कि उनके में तो जो प्रॉपर्टीज फिजिकल और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, वो किसका फंक्शन था? एटॉमिक मास का फंक्शन था, क्योंकि उनके मास के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी टेबल रखी थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है? मतलब वो किस अकॉर्डिंग बढ़ रही है, वो किस इंटरवल से, किस पीरियड से बढ़ रहा है, या फिर चेंज हो रही है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंज हो रही है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। इनका मानना ये था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, कि जब एलिमेंट्स कैसे अपने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन हो, जब एटॉमिक नंबर का हो तो वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अगर वहां पर एटॉमिक मास होता तो वो मेंडलीव की टेबल होती, ठीक है। इन्होंने बस इतना चेंज किया, इन्होंने क्या कहा है कि वो नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, ठीक है। अब देखो फीचर्स क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। दिस टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स, ठीक है। मेंडलीव में क्या था कि 8 और 6 का था। यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्होंने थोड़े और ग्रुप्स और टेबल ऐड कर दी है, थोड़े और ग्रुप्स और पीरियड्स ऐड कर दिए हैं। इनके ग्रुप्स जो है टेबल में, इनकी जो टेबल है उसमें जो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स चल रहे हैं टॉप टू बॉटम, ऐसे तो 18 है, और जो रोज चल रही है लेफ्ट टू राइट, वो 7 रोज हैं, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे, ठीक है ना। ये क्या थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसमें देख लो, यहाँ 1, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 12, 13, और यहाँ तक क्या हो रहे हैं? टोटल 18 ग्रुप्स हो रहे हैं। और ये 18 ग्रुप्स कैसे हैं? वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी सेंस में जो नीचे से देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6
7 क्या है, पीरियड्स हैं, ठीक है, और 18 क्या थे, ग्रुप्स थे। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, हम पहले ही देखते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि ग्रुप्स कौन से होते हैं, वर्टिकल वाले ग्रुप्स होते हैं। तो अब हम इन वर्टिकल जो ऐसे अरेंज्ड हैं, जितने भी कॉलम्स वर्टिकल कॉलम्स अरेंज है, उनकी क्या देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। The elements represented in a group are separated by definite gap of atomic number, ठीक है। क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर एलिमेंट नंबर 1 है, उसके बाद मान लो यहाँ पर कोई और एलिमेंट आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, जो भी सेकंड ही मान लो एलिमेंट सेकंड आ रहा है, फिर एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4, 5, 6, 7 ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट है। अब इनका कहना क्या था कि जितने भी एलिमेंट हैं जो एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, मतलब एक वर्टिकल कॉलम के अंदर उन्होंने रखे हैं, उनके बीच में जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर कितने का डिफरेंस होगा, 8 का, फिर 8 का, उसके बाद 8 का, फिर 18 का, फिर इन दोनों में 18 का, इस तरीके से इनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, किस चीज का, एटॉमिक नंबर का। मतलब कि अगर हम इसका जो एटॉमिक नंबर है, अगर इसको मान लें इसका एटॉमिक नंबर x है और इसका एटॉमिक नंबर y है, तो इनका कहना यह था कि जब हम y में से x को माइनस करेंगे, सेकंड वाले के एटॉमिक नंबर में से फर्स्ट वाले के एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इनका कहना ये था, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर में कैसे कैसे डिफरेंस चल रहा था, दो फर्स्ट के वाले फर्स्ट दो में 8 का, फिर यहाँ 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का, इस तरीके से एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, ये सारा क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ एलिमेंट्स में जाते जाएंगे, उनके एटॉमिक नंबर में वेरिएशन कैसे कैसे आएगा, पहले 8 का, फिर 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का। Okay, now the elements in a group have the same number of electrons in the valence shell of their atoms or same outer electronic configurations। देखो इनका कहना क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, जैसे 1 to 7 सारे क्या है, एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सारे एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। हम ग्रुप की बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये सारे एक ग्रुप के, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सारे क्या है, एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या था कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा एटॉमिक नंबर में, 8 का, फिर इन दोनों में इसमें तो नहीं लेते, यहां से लेंगे, लिथियम से लेंगे, क्योंकि अभी हाइड्रोजन की यहां पर भी बात करेंगे हम आगे, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट है फर्स्ट ग्रुप, लिथियम से ले, ठीक है। लिथियम और सोडियम में कितने का डिफरेंस होगा, 8 का, फिर सोडियम और पोटेशियम में 8 का, ठीक है। इस तरीके से तो क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है एटॉमिक नंबर में एक ग्रुप के अंदर। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा है कि एक ग्रुप के एलिमेंट जितने भी है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इनके पास क्या होगा, जो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जो बाहर जो सबसे बाहर वाली शेल है, मान लो कि शेल सबसे बाहर वाली यहाँ पर K है, फिर यहाँ पर L हो रही है, यहाँ पर M हो रही है, यहाँ पर N हो रही है, जैसे जैसे चाहे शेल बढ़ रही है चाहे नहीं बढ़ रही, इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम होगा एलिमेंट के अंदर। अगर इसके अंदर एक ही है आउटर मोस्ट में, तो सबकी आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसके 2 है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो इन सब में ही क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें क्या होगा, 8, ठीक है। अगर मान लो यहाँ एन वाली शेल चल रही है, तो इसके हम ये नहीं बात करें कि के एल एम एन में कितने हो, ठीक है, हम बात करेंगे सबसे बाहर वाली की। सबसे बाहर जो एन है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर इसकी में 2 है तो, ठीक है। इसकी अगर चाहे आउटर मोस्ट के है, ठीक है, सबसे बाहर वाली अगर इसकी के है और इसके पास एल एम एन है ही नहीं, तो अगर इसकी के में 2 है, तो इसकी जो सबसे बाहर है, के की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पर सबसे बाहर की बात कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बाहर जो एन है उसके पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इनका कहना क्या था, यही था, ठीक है। द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन होंगे इन द वैलेंस शेल, जो बाहर वाली खाली शेल है, ठीक है, या तो बाहर वाली शेल या फिर खाली वाली शेल, उसमें क्या होगा, सेम नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, जितने इसकी बाहर वाली में होंगे तो इतने ही इसकी बाहर वाली में होंगे, जितने ऊपर वाले की में होंगे, सबसे फर्स्ट मेंबर की में होंगे, उतने ही लास्ट मेंबर वाले में होंगे, इसीलिए ये लोग सेम ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर जाएंगे, तो क्या होता जाएगा, शेल का नंबर बढ़ता जाएगा, कि उसके पास कितनी शेल है, किसी एलिमेंट, मान लो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है उसके पास एक शेल है, ठीक है, और हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर मान लो बीच में 2 शेल हो जाएंगी न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। यहाँ एंड वाले में मान लो 3 शेल हो गई,
तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे शेल का नंबर इंक्रीज होगा, हम ऊपर जाएंगे तो शेल का नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, नीचे आने पर ग्रुप में शेल का नंबर इंक्रीज और ऊपर जाने में डिक्रीज, क्योंकि 3 से 1 कम हो रहा है ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है इतने ही इसके आउटर मोस्ट में, इतने ही इसके आउटर मोस्ट में है। चाहे इसकी के शेल है, चाहे इसकी एल शेल है, चाहे इसकी एम शेल है। अगर इसकी के शेल में एक है, इसकी एल में एक, एम की में एक। ठीक है, जब हमको ये पता लग गया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो आगे बॉन्ड बनाएगा, ये जो आगे इसकी रिएक्शन कराएगा, जो इलेक्ट्रॉन इसकी रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसकी रिएक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये रिएक्ट करेगा, इस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दे सकता है तो ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आउटर मोस्ट में सेम है और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन का नंबर ही डिसाइड करता है रिएक्टिविटी उस एलिमेंट की। ठीक है, तो जब इसके पास एक होगा, चाहे मान लो इसके पास 2 है, तो सबके पास 2 और सबकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, सेम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ऑफ ग्रुप वेरी ग्रेजुअली। ठीक है, क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर थी, क्यों, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम चल रहा था। पर यहाँ पर जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रही है ना, इसका मतलब होता है कि शेल इंक्रीज होने का मतलब होता है कि साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन तो सेम चल रहा है बट साइज इंक्रीज हो रहा है। अब जो साइज इंक्रीज होगा, साइज क्या है, एक फिजिकल टाइप की चीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी होती है एलिमेंट की वो वेरी करेंगी। ठीक है, वेरी मतलब चेंज होंगी। ठीक है, कैसे चेंज होंगी, देखो जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, उसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो आइडेंटिकल होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, नाउ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमने देख लिया क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। नेक्स्ट, the elements present in the group 18 are almost unreactive chemically, these are also called as noble gas elements। ठीक है, तो क्या होता है, जो एलिमेंट्स है ना 18 ग्रुप में, ठीक है, 18 मतलब लास्ट वाला ग्रुप जो हमने देखा था इधर की तरफ आ रहा था। ठीक है, उसके पास क्या होती है, नोबल गैस होती है। उस 18 ग्रुप में हमने क्या रखा है, नोबल गैस रखी है। ठीक है, और वो नोबल गैस क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है केमिकली, क्या होती है, रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो हमने 18 वाले ग्रुप में क्या रखे हैं, नोबल गैस रखी है जो कि केमिकली अनरिएक्टिव होती है। अब वन मोर स्टॉप मार्क करके एक पॉइंट सुन लीजिए कि अब हमने देखा कि नोबल गैस क्या होती है, केमिकली अनरिएक्टिव होती है। तो जब ये रिएक्शन ही नहीं करती तो हमको ये मिलेंगे कैसे एनवायरमेंट में, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो इनको क्या डिस्कवर होने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, ये इवन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल तक भी डिस्कवर नहीं हुई थी, क्या, नोबल गैसेस। क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो हम इनको ढूंढ ही नहीं पाए थे कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत लेट डिस्कवर हुई थी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कवर नहीं हुई थी। बट मेंडलीव ने इन गैसेस के लिए, नोबल गैसेस जो आगे डिस्कवर होती, इनके लिए एक अलग से स्पेस छोड़ा था। ओके ओके, गेटिंग इट। नाउ मेंडलीव ने तो इनके लिए स्पेस छोड़ा था और हमने क्या देख लिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वो थी ग्रुप्स थे, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि ग्रुप्स के अंदर साइज कैसे कैसे बढ़ेगा, शेल का नंबर बढ़ता जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सेम रहेगा, शेल्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। ओके, ये हमने क्या देखी थी, इसकी ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके, मॉडर्न वाली की। ओके, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी उसमें जो पीरियड्स है 7 पीरियड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। थैंक यू।